हैश धूल में छिपी परछाइयां रेतीली पगडंडी पर धूल का हर कण जैसे कोई भूला बिसरा अतीत समेटे हुए था। सूरज अभी पूरी तरह ढला नहीं था, पर उसकी पीली किरणें भी अब थक चुकी थीं, जैसे गांव की पुरानी गलियों में दम तोड़ रही हों। रोहन को लगा वह बरसों बाद नहीं, सदियों बाद लौटा है। सामने एक जर्जर हवेली की परछाई उभर रही थी। उसकी छत पर उगे पीपल के पेड़ की जड़ें दीवारों को कसकर जकड़े हुए थीं। वह में एक अजीब सी चुप्पी थी, जिसे कभी कभी किसी दूर के कुत्ते का भौंकना या सूखे पत्तों की सरसराहट तोड़ जाती थी। यह निर्मला बुआ की हवेली थी, उनकी आखिरी निशानी। रोहन को उनका चेहरा याद आया, तीखी आंखें, घुंघराले बाल और होंठों पर हमेशा तैरती एक अनकही सी उदासी, जो सारी उम्र इस हवेली में अकेली रहीं और अपनी मृत्यु से पहले एक उलझी हुई पहेली छोड़ गईं। गांव के छोर पर स्थित चाय की दुकान, जहां 3-4 अधेड़ उम्र के लोग झुंड बनाए बैठे थे, रोहन को देख सब शांत हो गए। उनकी आंखें सवालों से भरी थीं, पर लब सिले थे। बलदेव चाचा, जिनकी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक पुराना अनुभव छलक रहा था, ने धीमी आवाज में पुकारा, रोहन बेटा, आ गए तुम। रोहन ने एक पल को उनकी आंखों में झांका। उस गहरे कुएं में कुछ ऐसा था जो बरसों पहले भी उसे अपनी ओर खींचता था, और अब भी। उसने संभलकर जवाब दिया, हाँ चाचा, बुआ नहीं रही तो आना ही था। नसीब की बात है बेटा, कुछ चीजें वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाती हैं, पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कितनी भी धूल चढ़ा लो मिटते नहीं। बलदेव चाचा ने अपनी चाय की प्याली से एक घूंट भरते हुए कहा, कि आवाज में एक रहस्यमयी सी गहराई थी। रोहन ने बस इतना ही कहा, जी चाचा। उसके मन में एक लहर उठी। यह बात सिर्फ निर्मला बुआ की मृत्यु की नहीं थी, यह बात कुछ और थी, जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी थीं। हवेली की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर उसे लगा जैसे वह किसी पुराने राज की सीढ़ियां चढ़ रहा है। हवेली के फाटक पर लगी सदियों पुरानी जंग लगी कुंडी को उसने मुश्किल से खोला। चरमराती हुई आवाज ने जैसे गहरी नींद सोए हर राज को झकझोर दिया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उसे घेरा, बंद कमरों की सीलन, पुराने कागज और मिट्टी की मिलीजुली गंध। दीवारों पर मकड़ी के जालों ने कलाकृतियां बना रखी थीं, और फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी थी, जिस पर बरसों से किसी के कदमों के निशान नहीं पड़े थे। हवा तक यहां ठहराव महसूस कर रही थी। रोहन ने अपनी पुरानी यादों के गलियारों में झांका। यहां कभी रंगीन हंसी गूंजती थी, बच्चों की किलकारियां और बुआ की तेज आवाज। अब सब शांत था, जैसे किसी ने वक्त को यहीं फ्रीज कर दिया हो। उसकी आंखें नमी से भर आईं। सामने निर्मला बुआ का कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हो। अंदर एक हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, चांद की, जो टूटी खिड़की से झांक रहा था। कमरे में घुसते ही रोहन की नजर एक छोटी सी मेज पर पड़ी, जहां एक पुराना डायरी और एक मुड़ी हुई चिट्ठी रखी थी। यही थी वह पहेली जिसके लिए बुआ ने उसे बुलाया था। चिट्ठी पर लिखा था, रोहन, सच कभी मरता नहीं, बस धूल की परतों तले दब जाता है। इसे अनकवर करो। रोहन ने चिट्ठी खोली। बुआ की हैंडराइटिंग थी, पर शब्दों में एक अलग ही बेचैनी थी। राधा का इंतकाम, उस रात का सच जो मेरे साथ इस हवेली में दफन होने जा रहा है। रोहन के हाथ कांपने लगे। राधा? कौन राधा? उसके बचपन की धुंधली यादों में यह नाम कहीं नहीं था। अगली सुबह गांव की गलियों में एक नई हलचल थी। रोहन अपने कपड़ों पर धूल झाड़ते हुए उस चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां कल रात बलदेव चाचा मिले थे। उसने देखा, बलदेव चाचा आज अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। चाचा, एक बात पूछनी थी आपसे, रोहन ने धीरे से कहा। बलदेव चाचा ने सिर उठाया, उनकी आंखों में सवाल तैर रहा था। यह राधा कौन थी? बुआ ने अपनी चिट्ठी में उसका जिक्र किया है। बलदेव चाचा के हाथ कांपे और उन्होंने चाय की प्याली मेज पर रख दी। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने जैसे बरसों पुरानी चुप्पी को तोड़ना चाहा। राधा? राधा तो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी बेटा। हवेली में काम करती थी, निर्मला बुआ के साथ रहती थी। फिर क्या हुआ? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बलदेव चाचा ने अपने आसपास देखा, जैसे दीवारों के भी कान हों। उन्होंने झुककर धीमी आवाज में कहा, एक रात अचानक वह गायब हो गई। कहा गया कहीं भाग गई, किसी से इश्क था उसे। पर बुआ का क्या कहना था? रोहन ने सवाल किया। बुआ को कभी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगता था राधा को कुछ हुआ है। वे हमेशा बुदबुदाती रहती थीं, उसे मार दिया गया, उसे मार दिया गया। बलदेव चाचा की आवाज में एक अजीब सिहरन थी। रोहन समझ गया। उसकी बुआ ने राधा की मौत को कभी दुर्घटना नहीं माना था। वे जानती थीं कि राधा को मारा गया था, पर किसने और क्यों? उसके दिमाग में सवालों का एक भंवर उठने लगा। उसने निर्मला बुआ की डायरी खोली। पन्नों पर धूल की महीन परत थी, जिसे उसने सावधानी से झाड़ा। बुआ की कलम ने उन रातों के डर, शक और बेबसी को कैद कर रखा था। डायरी में राधा के बारे में कई बातें लिखी थीं, उसकी हंसी, उसका स्वभाव, और एक दिन उसका अचानक बीमार पड़ना। बुआ ने लिखा था कि राधा गर्भवती थी, और गांव के एक बड़े रसूखदार आदमी से उसका रिश्ता था। अंधेरा घिरने लगा था और हवेली की काली परछाइयां और गहरी होती जा रही थीं।
रोहन को डायरी के पन्नों में उस रसूखदार आदमी का नाम मिला, ठाकुर दिग्विजय सिंह। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिग्विजय सिंह, गांव का सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली व्यक्ति ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो हमेशा रोहन के परिवार के प्रति सम्मान दिखाते थे, जिन्होंने बुआ के अंतिम संस्कार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह कैसे मुमकिन था? सच इतना भयानक था कि रोहन का दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। अगले कुछ दिन रोहन ने हवेली में ही बिताए, एक एक कोने को टटोला। उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जो एक छोटे अंधेरे तहखाने में खुलता था। तहखाने की सीलन भरी हवा ने रोहन के रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन पर कुछ पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं, टूटे हुए घड़े, सूखी लकड़ियां और एक छोटा सा जंग लगा लॉकेट। उसने लॉकेट उठाया। अंदर एक धुंधली तस्वीर थी, एक युवती मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों में वही भोलापन था जिसका जिक्र बुआ ने अपनी डायरी में किया था। यह राधा थी। लॉकेट के पीछे कुछ खुदा हुआ था, एक तारीख और दो अक्षर, आर और डी। आर यानी राधा, डी यानी दिग्विजय। रोहन का शक यकीन में बदलता जा रहा था। यह राधा का सबूत था, उसकी आखिरी निशानी। रोहन उसी रात दिग्विजय सिंह के घर पहुंचा। ठाकुर दिग्विजय सिंह एक भव्य बैठक में बैठे थे। शराब का ग्लास उनके हाथ में था। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक बेफिक्री सी मुस्कान थी। अरे रोहन, आओ बेटा, इतनी रात को, कोई बात है? दिग्विजय सिंह ने उठकर उसे गले लगाया। उनकी आवाज में हमेशा किसी अपनापन था, पर रोहन को अब उस अपनापन में एक गहरी साजिश की बू आ रही थी। हाँ ठाकुर साहब, एक बहुत जरूरी बात है, रोहन ने कहा और अपनी जेब से राधा का लॉकेट निकाला। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त थी। दिग्विजय सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ से ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया और शराब कालीन पर फैल गई। उनकी आंखें अब गुस्से और डर के मिले जुले भावों से भर गई थीं। यह तुम कहां से लाए? उन्होंने गुर्राकर पूछा। रोहन ने शांत रहते हुए कहा, बुआ की हवेली से। उन्होंने सब कुछ डायरी में लिखा है। राधा गर्भवती थी और आप उसके बच्चे के पिता थे। दिग्विजय सिंह ने एक पल को अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई कड़वी सच्चाई निगल रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और उनकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। हाँ, यह सच है, राधा से मेरा रिश्ता था, पर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। गांव की इज्जत, परिवार का नाम, सब कुछ दांव पर लगा था। आपने उसे मार दिया। रोहन की आवाज अब टूट रही थी। नहीं, मैंने नहीं मारा, दिग्विजय सिंह ने तेजी से कहा। उस रात वह मेरे घर आई थी, बहुत रो रही थी। उसने कहा कि वह सबको सच बता देगी। मैंने उसे रोका, पर वह नहीं मानी। तभी तभी मेरी पत्नी वहां आ गई। ये एक नया मोड़ था। रोहन स्तब्ध रह गया। आपकी पत्नी? हाँ। वह गुस्से में थी। उसने राधा को धक्का दे दिया। राधा सीढ़ियों से लुढ़क गई और फिर वह कभी नहीं उठी। दिग्विजय सिंह की आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। उस रात हवेली की छत पर रोहन अकेला बैठा था। चांदनी पूरी हवेली को अपनी आगोश में लिए हुए थी। हवेली, जिसने इतने राज दफन कर रखे थे, आज शांत थी। रोहन को लगा उसने सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की टूटी हुई डोरियां सुलझाई थीं। न्याय मिल पाया या नहीं, यह कहना मुश्किल था। दिग्विजय सिंह ने राधा के सम्मान में एक स्कूल बनवाने का प्रस्ताव रखा था और अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति का इलाज करवाने का वादा किया था। गांव ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि यह सच सिर्फ राधा का नहीं, पूरे गांव का था। रोहन ने हवेली को बेचने का इरादा बदल दिया था। वह उसे ठीक करवाएगा। शायद इन्हीं दीवारों में नए राज और नई उम्मीदें जन्म लेंगी। धूल की परतों तले अब सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, बल्कि एक नए प्रभात की किरण भी झांक रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।